मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। और इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हमने जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जिसमें हमने 15वें समूह को देख रहे हैं, और उस 15वें समूह के जो तत्व हैं उनके जो हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बनता है उसके क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे हम जो है 15वें समूह के जो तत्व हैं, जिसका पहला तत्व आपका क्या है, नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन का हम क्या देखने वाले हैं, असामान्य आपका व्यवहार देखने वाले हैं। असामान्य व्यवहार का मतलब होता है आपका कि नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आता है भाई, जैसे न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिक गया। तो नाइट्रोजन जो परिवार है, उस नाइट्रोजन परिवार का पहला सदस्य जो है नाइट्रोजन है। तो इनका जो व्यवहार है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों से क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और इस कारण से इसे हम नाइट्रोजन का क्या कहते हैं, असामान्य व्यवहार के नाम से जानते हैं। अब ये केवल नाइट्रोजन का ही जो है असामान्य व्यवहार नहीं दर्शाता है, कोई भी वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि वर्गों की संख्या कितना है, 1 से 18 तक हैं। तो कोई भी जो वर्ग है, 1 से 18 तक के कोई भी जो वर्ग हैं, उसका जो पहला तत्व होता है वो पहला तत्व अपने समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य जितने भी तत्व हैं उनसे थोड़ा सा कुछ गुणों में क्या करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है, और वही उन तत्वों का क्या कहलाता है, आपका असामान्य व्यवहार कहलाता है। क्योंकि अभी हम असामान्य व्यवहार किसका देख रहे हैं, नाइट्रोजन का देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन भी क्या करता है, अपने समूह में पाए जाने वाले अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, या अन्य तत्वों से थोड़ा सा क्या करता है, अलग व्यवहार दर्शाता है, और उस अलग व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो पूरा अगर लिखना चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में, है ना, वर्ग का जो पहला जो तत्व होता है वो अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में क्या करता है, आपका भिन्नता प्रदर्शित करता है, और वही भिन्नता उन तत्वों का क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। नाइट्रोजन अपने समूह के अंतर्गत आने वाले तत्वों से क्या करता है, थोड़ा सा अलग गुण प्रदर्शित करता है, इस कारण से उसे हम नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो चलिए अब लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के, या आवर्त सारणी में लिख सकते हैं, आवर्त सारणी में, आवर्त किसमें भाई, सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग के प्रत्येक तत्व या प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से, है ना। तो आवर्त सारणी में प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों या कुछ गुण, प्रत्येक तत्व अन्य अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में असमानता प्रदर्शित करता है, असमानता प्रदर्शित करता है ना। कुछ गुणों में क्या करता है, असमानता दर्शाता है, लिख सकते हैं, दर्शाता है, जो उन तत्वों का असामान्य व्यवहार कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। चूँकि नाइट्रोजन भी अपने समूह का प्रथम तत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन भी अपने समूह का क्या है, प्रथम तत्व है ना। और वह भी, और नाइट्रोजन भी अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में, है ना, या कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता, है ना, दर्शाता है, भिन्नता दर्शाता है, जो
नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार होता है या असामान्य व्यवहार होता है। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार होता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी आपने देखा है भाई, क्या देखा है हमारा आवर्त सारणी, ये हमारा क्या होता है, ये आवर्त सारणी है हमारा, हम सिंपल बना सकते हैं। तो ये हमारा आवर्त सारणी होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला तत्व होता है, ये पहला तत्व क्या करता है, अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, इधर बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, इधर एक फ्लोरीन हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये सब तत्व अपने वर्गों में पहला तत्व है, और ये सभी क्या करता है, अपने अंतर्गत जितने भी तत्व आता है उन तत्वों से कुछ गुणों में क्या करता है, भिन्नता दर्शाता है। मतलब समानता तो होता है, लेकिन उनसे थोड़ा सा क्या होते हैं, कुछ अलग टाइप का भी गुण क्या करते हैं, दर्शाते हैं, और वही उनका क्या कहलाता है, आपका असामान्य व्यवहार कहलाता है, या असामान्य व्यवहार करते हैं। जैसे एक फैमिली होता है, फैमिली में क्या होते हैं, सभी, अगर मान लो आपके एक फैमिली में आप कई भाई बहन हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी का बिहेवियर एक जैसा होता है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका बिहेवियर आपके घर का है, आपके ही भाई बहन हैं, फिर भी उसका बिहेव थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। तो वैसे ही तत्वों में पाया जाता है, और हर जो तत्व होता है, या जो तत्व जो कोई ग्रुप में रखा गया है, समूह में रखा गया है, तो उस समूह के अंतर्गत जो आने वाला पहला तत्व होता है ना, वो तत्व अपने समूह के अंतर्गत और जो तत्व होते हैं उन तत्वों से थोड़ा सा गुण में क्या करते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, थोड़ा सा अलग गुण दर्शाते हैं, जो उन तत्वों का क्या कहलाता है, आपका असामान्य व्यवहार कहलाता है। और नाइट्रोजन भी अपने समूह का क्या होता है भाई, पहला तत्व है, और वो भी अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है, कुछ गुणों में क्या करता है, भिन्नता दर्शाता है। जैसे ये नाइट्रोजन दिया है, ये हमारा क्या है भाई, ये नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन अपने समूह में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से थोड़ा सा क्या करता है, कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, और वही नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहलाता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार के कारण कौन कौन से हैं, उसको देखना है हमारा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के कारण, व्यवहार के क्या देखना है हमको, कारण देखना है। क्या कारण है जो वो अपने समूह से क्या करते हैं, वो अलग गुण क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पहला कारण तो ये है कि इनका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु आकार पहला क्या हो गया हमारा, इसका परमाणु आकार, छोटा परमाणु आकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, छोटा परमाणु आकार। छोटा परमाणु आकार, छोटा क्या होता है हमारा, इसका परमाणु आकार होता है। तो हमारे जो नाइट्रोजन होता है वो अपने समूह में बात करें तो सबसे क्या होता है, आकार में छोटा होता है। इसका आकार सबसे क्या है, छोटा है, और बाकी का आकार क्रमशः क्या होते जाता है, आपको बढ़ते जाता है भाई। ये हमारा बड़ा है, छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर बड़ा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस परिवार में सबसे छोटा अगर परमाणु आकार है तो किसका है, हमारा नाइट्रोजन है, जो अन्य से क्या है, आपका अलग है। तो इस कारण से पहला असामान्य व्यवहार के पीछे कारण किसको लिया जाता है, आकार को लिया जाता है। और नाइट्रोजन अपने समूह में क्या होता है, सबसे छोटा आकार होने के कारण क्या करता है, अपने परिवारों से थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग होता है, जो उसके असामान्य व्यवहार के अंतर्गत जो है आता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर हम क्या करें, अगर बात करें तो सेकेंड पॉइंट होता है हमारा उच्च विद्युत ऋणता। उच्च क्या होता है हमारा, विद्युत ऋणता। तो दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, उच्च क्या लिखते हैं, विद्युत ऋणता कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, उच्च विद्युत ऋणता। उच्च विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है भाई, विद्युत ऋणता आप जानते हैं, यदि कोई परमाणु साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो आपका क्या होता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। और जिनका आकार क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है, उनका विद्युत ऋणता क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। और आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो अपने समूह का पहला तत्व है, और इनका आकार क्या है, छोटा है। तो छोटा होने के कारण क्या करता है, ये अन्य तत्वों से क्या करता है, ज़्यादा विद्युत ऋणी गुण प्रदर्शित करता है। मतलब इन सब के अपेक्षा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के अपेक्षा वो अधिक मात्रा में क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर क्या कर सकता है, साझेक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। किन के अपेक्षा, इन सब के अपेक्षा।
कौन ज़्यादा आकर्षित करता है? हमारा नाइट्रोजन जो होता है ना। तो इस कारण से इसकी विद्युत ऋणता क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक तो आकार छोटा होता है, और आकार छोटा होने के कारण क्या होता है? आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से जो है अन्य परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन को या साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की ज़्यादा क्षमता रखता है। किनके किनके अपेक्षा? उनके अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों की अपेक्षा। इस वजह से इनका विद्युत ऋणता अन्य से ज़्यादा होता है। इस कारण से क्या करता है? अपने परिवार से असमानता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। थर्ड नंबर क्या होता है? रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई? रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति। रिक्त डी कक्षक की क्या देखेंगे हम लोग? अनुपस्थिति भी इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति, 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 अनुपस्थिति मतलब रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है। किन में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है? तो हमारा जो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है। बाकी सब में क्या पाया जाता है? रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, मतलब डी कक्षक उपस्थित रहता है। तो इनके वजह से नाइट्रोजन क्या करता है? असामान्य क्या करता है? व्यवहार प्रदर्शित करता है। कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा? 3 पॉइंट। पहला हमारा छोटा परमाणु आकार, दूसरा उच्च विद्युत ऋणता, तीसरा रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति, चौथा आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। बाकी सब क्या होते हैं? हमारे ठोस होते हैं। ये भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन क्या है भाई? हमारा गैस है। नाइट्रोजन क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। तो इसको लिखा जा सकता है हमारा नाइट्रोजन क्या होता है? हमारा गैस है, गैस है। जबकि अन्य सदस्य, जबकि इनके अंतर्गत आने वाले अन्य सदस्य, इनके अंतर्गत आने वाले अन्य सदस्य क्या होते हैं? हमारे ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस होते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी क्या करता है? असमानता को प्रदर्शित करता है कि इस परिवार में नाइट्रोजन क्या होता है? हमारा गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी ये सब क्या होते हैं? हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो भी ये नाइट्रोजन क्या करता है? अपने समूह से असमानता प्रदर्शित करता है। 5वां पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है उसमें पी पाई क्या होता है? बंद पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता है। तो इसमें पी पाई बंद होता है। पी पाई क्या होता है? बंद पाया जाता है। तो नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है भाई? हमारा पी पाई बंद पाया जाता है। अन्य सदस्यों में पी पाई बंद नहीं पाया जाता है। तो अन्य सदस्य या सदस्यों में पी पाई बंद नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं? इसको अपने उसमें लिख सकते हैं। पी पाई बंद का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है? 2 पाई बंद होता है और 1 सिग्मा बंद होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इनमें 2 पाई के मध्य और इसमें जो है बंद, इसका पाई नाइट्रोजन का और इसके मध्य क्या होता है? बाई बंद बनता है, जो कि पी पाई बंद को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये गुण केवल नाइट्रोजन में होता है, बाकी सदस्यों में नहीं पाया जाता है। इस कारण भी हम क्या करते हैं? देखते हैं कि नाइट्रोजन अपने समूह से क्या करता है? थोड़ा सा अलग व्यवहार या असामान्य व्यवहार दर्शाता है। और भी आप लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं नाइट्रोजन जो होता है वो आपका NH5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन क्या नहीं बनाता है भाई? NCl5 नहीं बनाता है, नहीं बनाता है ना। जबकि अन्य सदस्य क्या करते हैं? बनाते हैं। जबकि अन्य सदस्य है ना आपका क्या होते हैं? पेंटाहेलाइड बनाते हैं। पेंटाहेलाइड क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं? इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, रखा जा सकता है। ठीक है। और भी आप लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है। नाइट्रोजन कैसा होता है भाई? द्विपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक होता है। जबकि अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और अगर हम बात करें बिस्मथ का, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे चतुर्थ परमाणुक होते हैं। कौन सा परमाणुक होते हैं? चतुर्थ परमाणुक होते हैं। चतुर्थ
परमाणुक होते हैं, परमाणुक होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं पॉइंट में नाइट्रोजन अपने समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों से गुणों में क्या करते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, जो कि नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के अंतर्गत क्या किए जाते हैं भाई, रखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसका जवाब देना है। और लिखते वक्त ज़्यादा नहीं, 2-3 ही लिखना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक ही लिखता है। वैसे तो बुक में बहुत सारा दिया गया है, लेकिन सबको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंटों को ले करके ये जो टॉपिक है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, उनके बारे में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, और बताया जा सकता है। तो ये हो गया भाई नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, और आगे हम जो है देखते हैं कि नाइट्रोजन और जो सल्फ़र होता है उनके बीच किस प्रकार से क्या होता है, विकर्ण संबंध होता है, उसको हमको क्या करना है, हमें देखना है। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाता है भाई, आगे टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन और सल्फ़र के मध्य विकर्ण संबंध, जिसको गंधक भी बोलते हैं सल्फ़र को ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, नाइट्रोजन और गंधक को ही क्या बोलते हैं भाई, सल्फ़र बोलते हैं। सल्फ़र के मध्य क्या देखेंगे हम लोग, विकर्ण संबंध देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, विकर्ण संबंध देखेंगे। तो नाइट्रोजन और गंधक के मध्य जो विकर्ण संबंध है उसको हमको देखना है, यही हमारा टॉपिक है भाई। नाइट्रोजन और गंधक के मध्य क्या देखना है, विकर्ण संबंध देखना है। विकर्ण संबंध क्या होता है, सबसे पहले तो चर्चा इस पर करते हैं, फिर हम दोनों के मध्य विकर्ण संबंध अपने आप क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो पहला हमको क्या जानना है भाई, विकर्ण संबंध। ये सब 11वीं क्लास का है भाई, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। विकर्ण संबंध क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, द्वितीय आवर्त के जो तत्व होता है, कौन सा तत्व, द्वितीय आवर्त। अभी मैं समझाऊंगा, पहले परिभाषा लिख देता हूँ। तो द्वितीय आवर्त के तत्वों का द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ, अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता, गुणों में संबंध बोल सकते हैं, गुणों में समानता भी लिख सकते हैं, संबंध भी लिख सकते हैं। गुणों में समानता क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि विकर्ण संबंध क्या है भाई। तो आप बता सकते हैं, द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता विकर्ण संबंध कहलाता है। कैसे, जरा आप देखो, है ना, और समझने का क्या करो, प्रयास करो भाई। तो ये हमारा क्या दिया है, हमारा द्वितीय आवर्त। वैसे आवर्त क्या होता है, मैं लेसन की स्टार्टिंग में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। आवर्त क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो इस प्रकार से क्या बना है, हमारा बाएं से दाएं क्या बना है, कालम बना है। यही कालम आपका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। और अभी जो करंट में जो आवर्त सारणी चल रहा है, उस आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितना है, हमारा 7 है भाई। कितना है, हमारा 7 आवर्त है। तो इस प्रकार से बाएं से जो दाएं हमारा कालम बना है ना पीरियोडिक टेबल में, वो आवर्त कहलाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, द्वितीय आवर्त। तो द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं हमारे, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है भाई, ऑक्सीजन है, और ये हमारा क्या है, फ्लोरीन है। ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, अगर हम तृतीय आवर्त की बात करें, तृतीय आवर्त में, तो तृतीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं भाई, तो इसमें हमारा तत्व है, लिथियम के नीचे होता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, फिर आता है सल्फ़र, और सल्फ़र के बाद आता है हमारा क्लोरीन। तो अभी मैं जो ऐसा लिखा हूँ, बाएं से जो दाएं लिखा हूँ, वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। मतलब ये हमारा क्या है, आवर्त है, इस प्रकार से, है ना, जो हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे अगर बात करें, ये देखो, ऐसे मैं घेर के आपको बता देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हम क्या बना दिए, इसमें
आवर्त बना दिए भाई, क्या बना दिए, आवर्त बना दिए और वर्ग भी बना दिए। ठीक है, ये हमारा बन गया, इस प्रकार से ऐसा भर दिए। ठीक, अब देखो ये द्वितीय आवर्त है और द्वितीय आवर्त में कौन कौन से, ये है। अब इसमें समूह है, ये तो दाएं से बाएं लिखते हो, क्या हो गया, आवर्त हो गया। अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करूं तो ये हमारा कौन सा वर्ग होता है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठवां वर्ग और ये कितना हो गया हमारा, सातवां वर्ग हो गया। ठीक है, वैसे बीच में हमारा क्या हुआ है, छूटा हुआ है। कौन छूटा हुआ है, पूरा डी ब्लॉक के तत्व क्या हुआ है हमारा, छूटा हुआ है। तो उसको अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर इसको आगे आप जो है समझेंगे तो पहला हो गया, ये दूसरा, फिर ये हो जाता है 13, 14, 15, 16 और ये हो जाता है 17 वर्ग, 17, 16, 15, 14, 13 और ये हमारा कौन सा हो जाता है, पहला और दूसरा, क्योंकि हमारा 3 से लेकर के 12 डी ब्लॉक में छूट गया है। तो आप देखो दोनों तरफ से देखना है, क्या लिखा हूँ मैं, द्वितीय आवर्तक के तत्वों का, ये हमारा द्वितीय आवर्तक का तत्व है, कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब द्वितीय आवर्तक के तत्व हैं। तो द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के, जैसे हमारा लिथियम कौन सा है, हमारा पहले वर्ग का है, तो अगले समूह कौन होगा हमारा, दूसरा होगा। तो क्या बोल रहा है, द्वितीय आवर्तक के तत्वों का, तो मान लो लिथियम हमारे अभी द्वितीय आवर्तक का तत्व कौन है हमारा, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो लिख लिए द्वितीय आवर्तक के तत्वों का, तो नाइट्रोजन कौन है, द्वितीय आवर्तक है। अगले समूह के, तो अगले समूह कौन होगा हमारा, 16वें समूह होगा, है ना। तो अगले समूह के, है ना, अगले समूह मतलब 16वें समूह के तृतीय आवर्तक के तत्व, तो अगले समूह 16वें समूह का जो तृतीय आवर्तक का तत्व होगा कौन होगा हमारा, सल्फर होगा। अगले समूह होगा तो 16वें नंबर का होगा और तृतीय आवर्तक होगा, मतलब ये तृतीय आवर्तक को शो करेगा। तो वही बोल रहा है द्वितीय आवर्तक के तत्वों का, जैसे द्वितीय आवर्तक कौन था हमारा, नाइट्रोजन है ना, वो अगले समूह के, अगले समूह कौन है, 16 और 16 का तृतीय आवर्तक का तत्व कौन होगा, सल्फर होगा। ये यहाँ पर लिखा है के तत्वों के साथ गुणों में जो क्या होता है, जो समानता होता है, यही गुणों में समानता आपका क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। और इस प्रकार से इसको विकर्ण संबंध को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और चूंकि हमारा विकर्ण संबंध किन के मध्य देख रहे हैं, नाइट्रोजन के मध्य और सल्फर के मध्य देख रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो आपको इस प्रकार से इसको क्या करना है, लिखना है। वैसे सभी तत्वों में पाया जाता है, देखो यहाँ पर बेरिलियम एल्यूमिनियम के मध्य, यहाँ पर जाएंगे तो बोरान और सिलिकॉन के मध्य, यहाँ जाएंगे तो फास्फोरस और कार्बन के मध्य, यहाँ पर जाएंगे तो लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं किसका भाई, सल्फर, और बात कर रहे हैं हम लोग किसका, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर के मध्य भी क्या पाया जाता है, आपका विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो आपको उसी को ज़्यादा अंडरलाइन करना है, इधर को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, विकर्ण संबंध। तो पहला तो ये है कि आपको परिभाषा पूछेगा कि विकर्ण संबंध क्या है, तो बताना विकर्ण संबंध क्या है। तो द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ क्या करता है, जब गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, वही उनका क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। फिर एक उदाहरण दे देना इस प्रकार से, तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विकर्ण संबंध, किन के मध्य, नाइट्रोजन और सल्फर के मध्य। अब इनके कारण क्या होता है, इनके कारण क्या होता है भाई, विकर्ण संबंध के कारण क्या होते हैं। जैसे हम लोग नाइट्रोजन और किसकी बात करें, सल्फर की बात करें, तो इनके एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध के पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि दोनों के दोनों अधातु हैं, मतलब नाइट्रोजन और हमारा क्या होते हैं, जो सल्फर हैं, नाइट्रोजन और क्या हमारा सल्फर दोनों अधातु हैं। पहली चीज़, पहला तो कारण यही है, दोनों क्या है हमारे, अधातु हैं, दोनों क्या हैं, अधातु हैं। और दोनों अधातु हैं मतलब जम गया तो गुण तो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो पहला तो कारण ये हो गया कि हमारा जो नाइट्रोजन है और सल्फर दोनों के दोनों क्या हैं, आधात्विक प्रकृति के हैं। इस कारण से दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, गुणों में समानता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो जो आपका नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है, दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फर, है ना, दोनों के ऑक्साइड सल्फर दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं भाई, अम्लीय प्रकृति के हैं या होते हैं। तो ये दूसरा रीजन हो गया हमारा उसका विकर्ण संबंध दर्शाने का। तो क्या है हमारा कि जो नाइट्रोजन है
और नाइट्रोजन के अलावा हमारा क्या है जो सल्फ़र है, इन दोनों के जो क्या होते हैं ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और सल्फ़र के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो दोनों की प्रकृति कैसा होता है भाई, अम्लीय प्रकृति को शो करता है। और अम्लीय प्रकृति क्या है, और अम्लीय प्रकृति कैसे प्रदर्शित होता है भाई, जब इसको पानी में घोल दिया जाता है तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है और ये हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इस वजह से अम्लीय प्रकृति को शो करता है। थर्ड नंबर की बात करें तो नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों के दोनों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर है ना हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। हाइड्राइड का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, निर्माण करते हैं, बात एक ही है, निर्माण करते हैं। कैसा हाइड्राइड बनता है, जैसे ये द्विहाइड्राइड है हमारा, दो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, सल्फ़र क्रिया करता है तो H2S बनाता है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारा क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया का क्या करता है, निर्माण करता है। तो दोनों को दोनों हाइड्राइड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये कुछ रीजन हैं जिनके कारण से सल्फ़र और हमारा क्या बोलते हैं जो नाइट्रोजन है वो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को या इन क्वेश्चन को भी क्या किया जा सकता है, आपको पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि नाइट्रोजन के और गंधक के मध्य आप विकर्ण संबंध बताइए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, ये तो हो गया आपका नाइट्रोजन और सल्फ़र के मध्य विकर्ण संबंध या विकर्ण संबंध की हमने बात कर लिया। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गया, एक नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार और एक हो गया आपका क्या बोलते हैं आपका जो है विकर्ण संबंध। अब देखो यहाँ पर इससे पहले हम लोग जो टॉपिक क्लियर किए हैं, जो हाइड्राइड पढ़े हैं, है ना, नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फास्फोरस के हाइड्राइड, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में। क्या है हमारा क्वेश्चन है, आप जब बुक देखते हैं तो वहाँ पर कुछ क्या होता है, आपको क्वेश्चन पता चलता है। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है हमारा, ये है हमारा अमोनिया, और एक दिया है हमारा फास्फिन। एक क्या दिया हमारा, फास्फिन। और यहाँ पर इसको क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया होता है इसका जो क्वथनांक होता है वो फास्फिन से क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है ना। ये कहाँ कर का है, हाइड्राइड का है, 15वें समूह के तत्वों के हाइड्राइड का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अमोनिया जो होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो फास्फिन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्यों, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको क्या लिखना है, अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो आंसर आपको लिखना है कि अमोनिया जो होता है उस अमोनिया में जो क्या होता है, आपका जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु आकार क्या होता है, एक तो छोटा होता है ना, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होता है, छोटा होता है। और ऊपर से हम बात करें तो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होता है उसमें क्या होता है, पर्याप्त क्या होता है, हमारा अंतर होता है। और पर्याप्त अंतर होने के कारण अमोनिया के जो अणु होता है वो एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या हो जाता है, बंध जाता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा बन जाता है। और जिसको तोड़ने के लिए क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। यदि बात करें हम फास्फिन का, तो फास्फिन में फास्फोरस और हाइड्रोजन के मध्य जो होता है ना, उसमें विद्युत ऋणता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस कारण से फास्फिन के जो अणु होते हैं, ये फास्फिन के अणु अन्य फास्फिन के अणु के साथ क्या होता है, ये दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा बंधा होता है। किससे बंधा होता है, हमारा दुर्बल वांडर वाल्स बंध द्वारा बंधा होता है। और ये जो दुर्बल वांडर वाल्स बंध होता है वो अमोनिया के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा क्या होता है, दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, कम ताप दे करके आसानी से क्या किया जा सकता है, फास्फिन के अणु को अलग किया जा सकता है। यही वजह है कि अमोनिया का क्वथनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है और फास्फिन का क्वथनांक आपका क्या होता है, कम होता है। तो ये क्वेश्चन कभी आया है, अगर क्वेश्चन आता है तो अभी हम जो बताए हैं उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया विकर्ण संबंध और कुछ क्वेश्चन। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है, जो भी नाइट्रोजन के परिवार हैं या नाइट्रोजन परिवार हैं, उन
तत्वों के अंतर्गत या उन तत्वों के कौन कौन से यौगिक हैं या वो किस किस रूप में पाए जाते हैं वो हमको देखना है। मतलब कुल मिला के हमको नाइट्रोजन प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है उनको हमको देखते जाना है ना। तो आगे उसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है भाई। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, आगे हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और हमारा टॉपिक है अभी का वो है डाई नाइट्रोजन। क्या है हमारा, डाई नाइट्रोजन। ये हमको देखना है अभी, क्या देखना है भाई, डाई नाइट्रोजन देखना है। ठीक है, ओके। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन ये हमको पढ़ना है और ये हमारे 15वें समूह का पहला तत्व है और उसी को हमको देखना है। तो टॉपिक हमारा क्या है भाई, डाई नाइट्रोजन। इसको आप नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है भाई, डाई नाइट्रोजन या हमको पढ़ना है नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले डाई नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, उनको हम सामान्य स्थिति में क्या करते हैं, देखते हैं किस अवस्था में पाया जाता है। तो डाई नाइट्रोजन नाम से स्पष्ट है, इसमें आपका 2 नाइट्रोजन होता है। तो फिलहाल तो इसका मैं संकेत की बात करूं, नाइट्रोजन की अगर मैं संकेत की बात करूं तो सब के सब जानते हैं भाई, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, संकेत की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात किसका कर रहे हैं, संकेत। संकेत मतलब क्या होता है, सिंबल जिसको बोला जाता है। तो संकेत हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का संकेत कैसा होता है भाई, N होता है, आप सबको पता है। अगर मैं नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक की बात करूं, ये भी आपको क्या है, पता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, ये आप जानते हैं। अगर मैं इसके अणुसूत्र की बात करूं तो प्रकृति में क्या होता है हमारा, N2 के रूप में क्या होता है, ये पाया जाता है ना, ये हम जानते हैं। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर थोड़ा सा बात कर दूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको क्या करना आता है, लिखना आता है, ये तो आपको पता ही है। ये कितना होता है, 2 और कितना होता है, 5 होता है। और ज़्यादा करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है हमारा, 3 होता है। तो ये हम इस प्रकार से नाइट्रोजन का सामान्य परिचय क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। और भी लिखना चाहेंगे तो कुछ चीज़ और क्या क्या किया जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है। और वो है हमारा संयोजकता। संयोजकता की बात करें तो ये 3 संयोजकता भी दर्शाता है और 5 संयोजकता भी दर्शाता है। वजह ये होता है क्योंकि इनके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए इसकी संयोजकता आपको 2 तरीक़ा से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। पहला हमारा 3 संयोजकता दिखाता है और 5 संयोजकता भी दर्शाता है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, हमारा डाई नाइट्रोजन का संकेत क्या है, अणुसूत्र किस अवस्था में होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, संयोजकता कितना कितना पाया जाता है। ये इनका परिचय हो गया। किनका परिचय हो गया, हमारा नाइट्रोजन का परिचय हो गया। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है इसको कौन बनाया, किन्होंने खोज किया, ये अलग मैटर है। ठीक है, इसको बनाने का श्रेय जाता है आपका डेनियल रदरफोर्ड। कौन जाता है हमारा, डेनियल रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट है हमारे, है ना, डेनियल रदरफोर्ड, है ना, फोर्ड जी हैं, और जिन्होंने किसकी खोज की है, नाइट्रोजन की खोज की है। लगभग साल 1772 में बोल सकते हैं ना, सन 1 को देख लेना, अगर इधर उधर हो जाता है तो भाई सन से ज़्यादा नहीं है। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है भाई, हमारा नाइट्रोजन की खोज की है। नाइट्रोजन की क्या है, हमारा खोज की है। ठीक है, और इनके बोल सकते हैं क्रियाशील वैशैली प्रकृति के कारण बोल सकते हैं, है ना, या इनके अन्य प्रकृति के कारण इसको मैफेटिक गैस भी कहा जाता है। कौन से गैस कहा जाता है, मैफिटिक क्या कहा जाता है, इसको गैस कहा जाता है, या मैफिटिक गैस के भी नाम से जानते हैं। लेवोजियर ने इसको एजोट के नाम से बोला है ना। एक लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट है ना, लेवोजियर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। लेवोजियर एक साइंटिस्ट है और जिन्होंने नाइट्रोजन को क्या बोला है, एजोट के नाम से क्या किया है, इसको बोला गया है या एजोट नाम दिया गया है। तो इस तरीक़ा से ये कुछ उससे रिलेटेड क्या है, बातें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन अगर हम प्राप्ति की बात करें तो नाइट्रोजन की प्राप्ति हम पहले क्या कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। पहले जो इससे पहले हम लोग जो है स्टार्ट किए थे। तो नाइट्रोजन की अगर उपलब्धि की बात करें, नाइट्रोजन की
है ना, प्राप्ति की बात करें या उपलब्धि की बात करें, तो जो नाइट्रोजन होता है अगर हम देखें तो ये वायुमंडल में कितना % होता है भाई, वायुमंडल में ये 78% होता है। पहली चीज़ तो ये है। और वायुमंडल में कितना % होता है भाई, ये 78% होता है। ठीक है, ये वायुमंडल की बात हो गया, शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। उसके अलावा हम देखें तो ये ज्वालामुखी जो फटता है ना, ज्वालामुखी जो होता है उनमें भी क्या होता है, ये कुछ मात्रा में पाया जाता है। अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करें तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट, जिसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं, चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। चिली साल्ट पीटर पहले भी मैं बताया था, इनके रूप में प्रकृति में क्या होता है, पाया जाता है। और बहुत सारा चीज़ मैं शुरू में बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन जो होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का क्या होता है, आपका मुख्य अवयव होता है। अमीनो अम्ल की बात करें, अमीनो अम्ल का मुख्य अवयव होता है। ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन क्या होता है, आवश्यक होता है। पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए नाइट्रोजन बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करे बिना पेड़ पौधे अपना भोजन, है ना, नहीं बना सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बातें हमने किसके बारे में कर लिया, डाई नाइट्रोजन के बारे में कर लिया भाई। ठीक है, तो ये परिचय है, खाली परिचय से क्वेश्चन आए नहीं आए वो अलग मैटर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको बनाना है। क्या करना है, बनाना है। तो हमको क्या देखना है, बनाने की विधि देखना है। चलिए हम चलते हैं डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। चलिए तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भाई, डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। ठीक है, डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि देखना है हमको। बनाने की विधि में ज़्यादा झंझट नहीं है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन बनाने की क्या है, हमारा विधि आपको देखना है। कौन कौन सी विधि है जिसको हमको क्या करना है, जानना है। पहला तो विधि है इसमें वायुमंडलीय गैस से। पहला क्या है हमारा भाई, इसमें हम पहला देखें तो कहाँ से बनाएंगे हम लोग, वायुमंडलीय गैस से। वायुमंडलीय मतलब जानते हो ना भाई, वायुमंडलीय गैस से बनाएंगे पहला तो हम लोग। ठीक है, तो वायुमंडलीय गैस से ज़्यादा झंझट नहीं है ना, गैस से बनाएंगे। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, है ना, और आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बनाने की विधि है वायुमंडलीय गैस। आपको पता है कि वायुमंडल जो होता है हमारे आसपास पाया जाता है ना, कुछ किलोमीटर की दूरी तक। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भाई, नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78% होता है। ऑक्सीजन पाया जाता है जो लगभग 21% होता है। कितना होता है हमारा, 21%। ये तो हम लोग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन कितना होता है प्रकृति में, 21% पाया जाता है। और भी बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% क्या होता है, पाया जाता है। और भी गैस होता है जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होता है हमारा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो SO2 होता है, इसका भी कुछ मान लो 0.1% हम लोग बोल देते हैं। तो ये बहुत सारे गैसें किसमें पाया जाता है, हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। तो इन गैसों से हमको क्या करना है, नाइट्रोजन को क्या करना है, अलग करना है। अब ऐसा थोड़ी नहीं जी कि नाइट्रोजन जो है ऐसे करके बुलाए और आ गया हमारे पास, ऐसा तो नहीं है। सब गैस एक साथ क्या होता है, पाया जाता है। तो उनमें से हमको नाइट्रोजन को क्या करना है, अलग करना है। तो यहाँ पर जो है उस वायुमंडल से नाइट्रोजन को अलग करने की कुछ क्या दिया है, हमारा विधियाँ दिया है। पहला है तांबे से। पहला किससे है हमारा, तांबे जो होता है, तांबे से हम क्या करते हैं, इसको पृथक करते हैं। तो पहला आपके बुक में क्या दिया है, तांबा से दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A नंबर तांबे से। ठीक है, तांबे से ये दिया गया है। वैसे तांबा क्या होता है भाई, तांबा Cu को बोलते हैं, कापर जिसको कहा जाता है, इसको तांबा कहते हैं। तो पहला हमारा जो विधि है वो किससे है, हमारा तांबे से है, मतलब Cu से करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, थ्योरी नहीं लिखना है, समझो ज़रा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, पात्र है, ये पात्र है मान लो। और इस पात्र में हम क्या करते हैं, जो भी वायुमंडल में जो गैस होता है उसको किसी माध्यम से, कई यंत्र है जहाँ से हम वायुमंडल के गैस को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी पात्र में क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं।
उनको बंद किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक पात्र जो गैस को संभाल सके, इस पात्र में क्या करते हैं, वायुमंडल में जितना भी जो गैस होता है उसको इस प्रकार से इसके अंदर क्या कर देते हैं, भर देते हैं। मतलब किसी संपीडक के माध्यम से बोल सकते हैं, या किसी निर्वात पंप या कोई पंप है उसके माध्यम से, मान लो वायुमंडल जो भी गैस है उस गैस को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर, एक पात्र के अंदर भर देते हैं। तो सब गैस किसके अंतर्गत आ गया, जितना भी गैस लिए हैं, तो उस गैस में अंदर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, यहीं पर ऑक्सीजन गैस है, यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहीं पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो हमने वायुमंडल में जो भी गैस था उनमें से कुछ गैसों को क्या कर लिया, एक पात्र के अंदर कर लिया। अब उस पात्र में क्या होता है, सभी प्रकार के गैस होता है, और हमको किसको अलग करना है, नाइट्रोजन को क्या करना है, अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ मिलाते हैं। जैसे इसमें पहला मिला देते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला देते हैं भाई, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं ना, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी क्या और क्या कर लेता है, खींच लेता है, सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, सोख लेता है। कौन, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ से देखो अब 4 ठो गैस था, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, मतलब सोख लेता है, अर्थात वहाँ से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया, है ना, मतलब एक अशुद्धि खत्म हो गया। अब हम उसमें क्या मिला देते हैं, अब पात्र मान लो चेंज करते रहते हैं बार बार, क्योंकि एक ही पात्र में करेंगे तो उल्टा क्रिया कर देगा। अब मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया, अब इसमें हम क्या मिला देते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। तो कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारा जो नमी रहता है, H2O भी जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, तो इस नमी को या सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषित कर लेता है, हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो। अब क्या बचा उसमें, ऑक्सीजन बचा और क्या बचा भाई, नाइट्रोजन बचा। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 चीज़ निकल गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से ये मान लो पानी निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको खींच लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया। अब बचा नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसमें हम मिला देते हैं कापर। क्या मिला देते हैं, कापर। कापर किसको खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ये Cu है और ये प्लस क्या है, O2 है, तो ये खींच लिया तो क्या बनाता है, Cu2O बना लेता है। कापर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, कापर ऑक्साइड कहते हैं। ये कापर ऑक्साइड क्या हो जाता है, बन जाता है। बैलेंस करना है हमको तो 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो समीकरण बन जाता है। तो जो ऑक्सीजन बचा है और नाइट्रोजन बचा है, तो ऑक्सीजन कौन खींच लेता है, हमारा कापर ले लेता है। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है, वहाँ से आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब बचा क्या है, नाइट्रोजन बचा है, तो वही तो हमको चाहिए। इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त किया जाता है। पहले कौन से विधि से, तांबा से। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर हमको देखना है प्रभाजी आसवन से। प्रभाजी क्या देखना है हमको, आसवन। आपके बुक में दिया है भाई प्रभाजी आसवन, ठीक है। प्रभाजी आसवन से क्या होता है, ये सेम पहला वाला प्रोसेस है। इस आसवन द्वारा, इस विधि के द्वारा जो भी जल वाष्प होता है, पानी के कण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण होता है, उनको अभी जो हम लोग जिस माध्यम का प्रयोग किए हैं उस माध्यम से क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। अब जो भी पात्र है उनमें कौन सा बच जाता है, इसमें जो भी पात्र होए उसमें नाइट्रोजन बच जाता है और क्या बच जाता है, ऑक्सीजन बच जाता है, ठीक है। बाकी और भी रहते हैं, बाकी अभी जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसी प्रोसेस को यहाँ पर दोहराते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड वो सब जो है चला जाता है। अब जो है पात्र में क्या बच गया, हमारा नाइट्रोजन और क्या बचा रहता है, हमारा ऑक्सीजन बचा रहता है। अब इसको हम ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, ठंडा कर देते हैं। ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा ताप पर ठंडा करेंगे तो सब के सब क्या हो जाता है, द्रव रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन भी द्रव बन गया, ऑक्सीजन भी द्रव बन गया। अब द्रव जो फॉर्म होता है उस द्रव फॉर्म को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। इस कारण से वो क्या करता है, आपका तुरंत जो है गैस बन जाता है, और गैस बन के क्या होता है, ऊपर उड़ता है, और उस नाइट्रोजन को फिर पकड़ लिया जाता है, और पकड़ के नाइट्रोजन क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये भी एक विधि है प्रभाजी आसवन से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। एक 3rd नंबर का विधि है जिसको हम C नंबर में देखते हैं। ये C नंबर का विधि है लिंडे की विधि। कौन सा विधि हमारा, लिंडे विधि बोल सकते हैं। अब लिंडे कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिन्होंने इस विधि को बनाया है, तो इसको हम लोग कौन से विधि के नाम से जानते हैं भाई, लिंडे विधि के नाम से जानते हैं। लिंडे एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को
प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके द्वारा क्या किया उन्होंने, इस प्रकार से एक यंत्र था, एक हमारा क्या है यंत्र है, बनाने में आप क्या कर सकते हैं बुक से और अच्छा बना सकते हैं, हमारे से तो यही अच्छा बनता है भाई, ठीक है, इससे सुंदर कभी बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लिंडे का हमारा क्या होता है, एक यंत्र होता है, और ये जो यंत्र है इस प्रकार का यंत्र होता है, और इस यंत्र में क्या होता है हमारा, इस प्रकार से वायु को भेजने के लिए, किसको भेजने के लिए, हमारा वायु को भेजने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा स्तंभ होता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वायुमंडली जो क्या होता है हमारा, जो भी गैस होता है उस वायुमंडली गैस को क्या किया जाता है, एक छोटे से छिद्रित के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, एक पात्र के अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, जिससे जो हमारे क्या होते हैं वायु के जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ जाने के पश्चात क्या हो जाते हैं, वो आगे एक प्रशीतक से क्या किया जाता है, इसको गुजारा जाता है। और ये जैसे ही क्या होते हैं, और जो वायु में फैले जो गैस होता है उस जब एक छोटे से छिद्र के द्वारा क्या किया जाता है, हमारा लिंडे के द्वारा प्रयोग किया गया जो उपकरण होता है उसमें जब क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो आगे यहाँ पर क्या लगा होता है, जेट लगा रहता है, और वो जेट क्या करता है, आए हुए जो क्या होता है हमारा जो गैस होता है उसको ठंडा कर देता है, और ठंडा कर देने से जो गैस होता है वो द्रव में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और वो जो द्रव बना है उस द्रव में बहुत सारा क्या होता है हमारा गैस रहता है। बाद में उन द्रवों को 1 बाय 1 करके क्या किया जाता है, गर्म करके पृथक कर लिया जाता है, और अंततः वहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, आपको जो है नाइट्रोजन जो गैस होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम जितना भी विधि देखे हैं वो विधि डायरेक्टली कहाँ से नाइट्रोजन को प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, वो प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से भाई, वो हम वायुमंडलीय गैस से क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा किससे, ये वायुमंडल से। अब हम सेकंड देखते हैं, है ना, अमोनिया के यौगिक से। सेकंड नंबर क्या देखेंगे, अमोनिया यौगिक से। तो ये हम लोग लिख देते हैं अमोनिया यौगिक से। अमोनिया यौगिक से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है हमारा ये जो नाइट्रोजन होता है वो प्राप्त होता है। तो अमोनिया यौगिक से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अमोनिया के यौगिक हम लोग देखते हैं, या नाइट्रोजन के यौगिक है, अमोनिया यौगिक देखते हैं। पहला हम अमोनिया को ही क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसी से बना सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, NH3 होता है, अगर मैं अमोनिया को किसके साथ क्रिया करा देता हूँ, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करा देता हूँ, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये अमोनिया के यौगिक है जिसमें तो एक तो यौगिक अमोनिया ही है, तो हम अमोनिया के यौगिक से क्या कर सकते हैं, देखते हैं, जिसमें पहले अमोनिया लेते हैं और इस अमोनिया को हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ भाई, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसको अगर मैं प्लस माइनस में तोड़ दूँ थोड़ा देर के लिए, इसमें तोड़ दूँ भाई, प्लस माइनस में तोड़ दूँ, तो ये नाइट्रोजन क्या होता है हमारा, माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, कॉपर प्लस होता है, और ये माइनस होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या निकल जाता है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेता है, H2O का निर्माण कर लेता है। सबसे पहले तो बात यही हो गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस चार्ज वाला है और ऑक्सीजन क्या है हमारा, माइनस चार्ज वाला है। तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, वाटर के मालिक्यूल से बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर जो होता है उसको अलग निकाल देते हैं हम लोग। कॉपर जो है धातु होता है भाई, कॉपर को अलग प्राप्त किया जा सकता है, और ये H2O मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन अकेला बचा है, तो नाइट्रोजन जो भी मिलता है N2 के फॉर्म में मिलता है, और इस तरीक़ा से हमको नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और अभिक्रिया को निम्नानुसार क्या किया जाता है, बैलेंस कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 कर देते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना ले लेते हैं हम लोग, 3 ले लेते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। कितना हो गया हमारा, 3 दूनी कितना हो गया भाई, ये 6 हो गया। तो 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6। नाइट्रोजन कितना है हमारा, 2 बार 2 निकल गया। कॉपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कॉपर गड़बड़ कहाँ हुआ, ऑक्सीजन भी गड़बड़ है, तो 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ लगा देते हैं। कॉपर के सामने कितना लगा दिए, 3 लगा दिए, तो कॉपर तो 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपर के पास भी क्या कर लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अमोनिया यौगिक, तो पहला अमोनिया लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमको यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, एक लैब वाला मेथड है, जिसको हम डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में लेके क्या कर सकते हैं, इनको प्राप्त
कर सकते हैं। इसी में ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा किसके साथ, अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड के साथ। इसी में एक और होता है हमारा, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, है ना, या पोटेशियम डाइक्रोमेट से लिख सकते हैं, या इसी को हम देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पोटेशियम क्या होता है हमारा, डाइक्रोमेट, डाई क्या होता है हमारा, क्रोमेट से हम बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं भाई, पोटेशियम, है ना, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनिया का एक यौगिक लेते हैं और वो है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है, इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस स्थिति में टूटता है। किनके स्थिति में टूटता है भाई, ये दो भागों में टूटता है। ये पोटेशियम प्लस चार्ज वाला होता है, क्रोमेट माइनस चार्ज वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन कैसा होता है, माइनस, और अमोनियम कैसा होता है, प्लस। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये इसकी मात्रा कितना ले लिया जाता है, 2। तो क्योंकि पोटेशियम 2 है तो क्लोरीन 2 लेना जरूरी है। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाता है, 2 ठो पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। कितना निकल जाता है भाई, 2 पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। बच गया क्या हमारा, अमोनियम। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, NH4। इधर आके पलट जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारा, NH क्या हो जाता है, ये देखो NH4 है हमारा, ओ ये हमारा क्या है भाई, NH क्या था हमारा, 4 था। इधर आके क्या होता है, ये NH4 2 हो जाता है और किसके साथ, Cr2O7 के साथ निकल जाता है और यहाँ 2KCl बन जाता है। इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम डाइक्रोमेट कहा जाता है, क्रोमेट कहते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड है। NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। और ये अमोनियम क्लोराइड किसके साथ क्रिया करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्या होता है हमारा, डाइक्रोमेट होता है, डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट होता है। तो जब अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो इसका प्लस उसके माइनस के साथ, इसके प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करके अमोनियम डाइक्रोमेट बनाता है। अब ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है वो आगे क्या करता है, रिएक्ट करता है भाई। तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं हम लोग अमोनियम, और ये क्या हो जाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7। ये जब आगे क्या करता है, क्रिया करता है तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ बनता है। कौन कौन से, एक तो यहाँ से क्या निकल जाता है, Cr2O3 निकल जाता है ना, क्रोमेट निकल जाता है। बच गया हमारा कितना, हमारा ये तो Cr2O3 के रूप में निकल जाता है। अब बच जाता है 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 दूनी क्या होता है हमारा, 8 ऑक्सीजन होता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, 4H2O निकल जाता है। देखो 4 दूनी 8 है तो 4 दूनी 8 हो जाता है, और 4 ऑक्सीजन करके क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। और यहाँ से फिर नाइट्रोजन क्या हो जाता है आपका, मुक्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी क्या किया जाता है आपका, नाइट्रोजन क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नाइट्रोजन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा विधि हो गया, किससे, हमारा अमोनिया युक्त यौगिक से, है ना। इसके बाद एक लास्ट विधि हम लोग पढ़ते हैं, वो है प्रयोगशाला विधि। क्या विधि भाई हमारा, प्रयोगशाला विधि। क्या बनाने का, डाई नाइट्रोजन बनाने का, डाई नाइट्रोजन बनाने का क्या देखेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि हमको देखना है, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन बनाने का मतलब N2 बनाने का क्या देखना है हमको, प्रयोगशाला विधि देखना है, जो लैब में बनाया जाता है। ये जो प्रयोगशाला विधि है उससे हमको कैसे नाइट्रोजन प्राप्त करना है, देखिए कैसा होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक गोल पेंदे वाली क्या होता है हमारा, ऐसा करके एक फ्लास्क होता है, ऐसा आपको दिख रहा है मटका टाइप का, ऐसा गोल पेंदे वाली क्या होता है भाई, फ्लास्क होता है। इस गोल पेंदे वाली जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, थीसिल फनल लगा देते हैं, और थीसिल फनल लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चीज़ को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मान लो थीसिल फनल हो गया, यहाँ से मिलाया जा सकता है, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, है ना। और मिटाने के पश्चात क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इस प्रकार से ये गोल पेंदे वाली क्या ले लिए, फ्लास्क ले लिए। इस गोल पेंदे वाली जो फ्लास्क होता है उसमें हम क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पर
ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और एक ले लेते हैं साथ में सोडियम नाइट्राइट। क्या लेते हैं? सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं और चित्रानुसार इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्टेन की सहायता से इस प्रकार से क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करने के पश्चात क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं कि निकास जो क्या होता है हमारा जो नली होता है, ये निकास नली हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और ये जो निकास नली होता है, इस निकास नली को आगे पानी से भरे पात्र से क्या कर देते हैं भाई, हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पानी से भरे क्या होता है हमारा, पात्र होता है। इस पानी से भरे पात्र, इसमें पानी से भरा क्या है हमारा, पात्र होता है, इसको जोड़ देते हैं। ये जो पानी से भरे पात्र होता है उसमें गैस जार क्या रखा है, उल्टा रखा होता है। कौन सा जार भाई, गैस जार क्या होता है, इस प्रकार से उल्टा रखा होता है ना। और यहाँ पर हम त्रिपाद स्टैंड कर देते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। और यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं और जाली लगा के क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं भाई। तो ये हम लोग क्या लगा दिए, बर्नर लगा दिए। इस प्रकार से हम बर्नर लगा देते हैं और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लगभग चित्र आपका बन गया और यहाँ पर क्या हो जाता है, इस प्रकार से बाद में नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से गोल पेंदे वाली क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। उस फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट क्या कर लेते हैं, भर देते हैं। तो ये हो जाता है NH4Cl और साथ में क्या ले लेते हैं, NaNO2 क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब दोनों को भरने के पश्चात हम क्या करते हैं, कार्क को या गोल पेंदे वाली फ्लास्क को कार्क से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। आगे इसमें क्या लगा देते हैं भाई, निकास नली लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, निकास नली, जिससे हमारा गैस क्या होता है, आगे जो है एक पानी से भरे पात्र, ये क्या होता है हमारा, पानी होता है। इस पानी से भरे पात्र में जाता है जिसमें गैस जार क्या रखा होता है, उल्टा रखा होता है ना। अब जो गैस आता है, चूँकि गैस जो होता है नाइट्रोजन गैस, ये पानी में क्या होता है भाई हमारा, अघुलनशील होता है। और अघुलनशील होने के कारण ये क्या करता है, बुलबुले के रूप में क्या होता है, ऊपर रखी हुई गैस जार में जाके क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त होगा, तो सबसे पहले तो एक क्रिया करेगा। यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक हमारा क्या होता है, समीकरण बनता है जो कि क्रिया को शो करता है। तो रासायनिक समीकरण कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, ये शो कर रहा है अमोनियम क्लोराइड, साथ में शो कर रहा है सोडियम नाइट्राइट। ये दोनों क्रिया करता है, क्या क्या बनाता है, किस प्रकार से बनाता है। तो एकदम इजी है, आप इसको इजी क्या कर सकते हैं। ये आपका प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो प्लस माइनस निकल गया तो एक तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नमक के नाम से जानते हैं। तो ये Na और ये Cl हो जाता है। बच गया क्या हमारा, प्लस में। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है हमारा, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो 2 दूने 4 ये हो जाता है, वाटर का मालिक्यूल्स हो गया। अब नाइट्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो कौन बचा है हमारा, 2 नाइट्रोजन बचा है। यहाँ से क्या हो जाता है, 2 नाइट्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है। और यही जो 2 नाइट्रोजन बनता है वो यहाँ से होता हुआ आगे क्या करता है, वो है ना। यहाँ पर मैं इसको यूँ कर देता हूँ, ये निकास नली है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में क्या बन रहा है, N2 बन रहा है, ठीक है। ये जो N2 होता है यहाँ से निकलता है और निकास नली से होता हुआ आगे किस में जाता है, पानी से भरे पात्र में क्या हो जाता है, चला जाता है। पानी से भरे पात्र में जाने के पश्चात, क्योंकि वो पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है, इसलिए क्या होता है, तुरंत ऊपर की ओर ऊपर बढ़ता है अधोमुखी विस्थापन के द्वारा और फिर उसको गैस जार में क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही आपका कौन सा विधि कहलाता है भाई, प्रयोगशाला विधि कहलाता है। कौन सा विधि कहलाता है, प्रयोगशाला विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो अगर आता है तो आपको चित्र थोड़ा सुंदर बनाना है, हमारा भी जैसा अच्छा ठीक ही बना है, बट आप पेंसिल से बनाएंगे तो क्या हो जाता है, अच्छा दिखता है भाई, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था। तो ठीक है, ये क्लास हम आज यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम डाई नाइट्रोजन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। ओके।